तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 12 जून सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे तक। और आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं राजेश भाटी ने राजगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। इन्होंने एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही बहुत सारे प्रश्न इन्होंने डायरेक्ट हमारे पास में भेज दिए हैं। तो आप भी अपने प्रश्नों को हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7052547003। इस नंबर पर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही आपको जितने भी प्रश्न याद रहते हैं आप उन प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर बताने वाले हैं, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी सी कठिन रही है। तो क्या स्कोर रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि हमारे पास में एक स्टडी मटेरियल का फ्री टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है। वहाँ पर काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल की बुक्स वगैरह डली हुई हैं। वो कौन सा चैनल है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। साइंस से हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, यह आज का पहला प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा टॉर्सिली। ठीक है, ये पूरा नाम उनका दिया हुआ है। ठीक है, ये टॉर्सिली के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। इससे पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यानी कि यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। जिन लोगों ने हमारा एग्जाम एनालिसिस देखा होगा उन लोगों को यहाँ पर 1 नंबर का फायदा हो गया है। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो एवेंजेलिस्टा टॉर्सिलिनी ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार 1644 में इटली में हुआ था। पिछली बार यह पूछा गया था कि बैरोमीटर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1644 आंसर था। आज पूछ लिया किसने किया था, तो टॉर्सिलिनी ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, ऊंचाई का निर्धारण करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो टॉर्सिलिनी ने आपके बैरोमीटर का जो है आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन आता है। जब हम आपको पटवारी का एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे तो इस प्रश्न के बारे में हमने बताया था आपको। ठीक है, और जो सोलंकी वगैरह ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है ना, देखिए, तो जो लोहे में जंग लगने पर उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जंग का भार भी ऐड हो जाता है। तो देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जबकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अपक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अपक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला है, पौधे सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जब पौधे सांस लेते हैं। लेने की बात हो रही है। देखिए, तो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जबकि मनुष्य श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस तरह मानव और पेड़ पौधे एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि बिना मानव के पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे और बिना पेड़ पौधे के मानव नहीं रह पाएगा। इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर आपका विटामिन के हो जाएगा। मानव आंत में विटामिन के पाया जाता है। देखिए, तो विटामिन के वह विटामिन है जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित होता है, यानी कि जो बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया में विटामिन के को संश्लेषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का प्रयोग करते हैं, तो विटामिन के का यूज किया जाता है रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एमपीजीके का प्रश्न है, राहुल द्रविड़ का जन्म कहां पर हुआ था, तो आपको पता है राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर में हुआ था। अब राहुल द्रविड़ के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे प्रश्न बनेगा। देखिए, नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है राहुल शरद द्रविड़। जन्म हुआ था इनका 11 जनवरी 1973 को जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है, तो इंदौर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। अब देखिए, उम्र इनकी वर्तमान में क्या है, तो 48 साल इनकी उम्र हो चुकी है। ठीक है, और ये भारतीय हैं। ये स्कूल का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक सलमान खान के स्कूल का नाम पूछा जा चुका है, सचिन तेंदुलकर के स्कूल का नाम पूछा जा चुका है। तो याद रखना, स्कूल का नाम है सेंट जोसेफ बॉयज हाई स्कूल, बेंगलोर, कर्नाटक में। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं और आपको स्कूल का नाम कोई एमपी का दे दे और आप एमपी में लगा दें। लेकिन देखिए, इनका जन्म एमपी में हुआ था, लेकिन इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई जो है वो बेंगलोर, कर्नाटक में हुई थी। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, अभी भी वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंफोसिस का मुख्यालय कहां पर है, तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है इंफोसिस का मुख्यालय। ठीक है, देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि इंफोसिस सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इसके अलावा कंपनी के भारत में 9 विकास केंद्र और कुल मिलाकर के 50 कार्यालय स्थित हैं। जबकि हेड ऑफिस की बात करते हैं तो हेड ऑफिस इसका
बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इंफोसिस के मालिक कौन है? तो नारायण मूर्ति जो है वो वर्तमान में इंफोसिस के मालिक हैं, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 365 का संबंध किससे है? यह प्रश्न पूछा गया था, या हो सकता है इसका आंसर यानी कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, यह भी पूछा गया होगा। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अनुच्छेद 365 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। देखिए, तो इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अन्य नामों में इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं और संवैधानिक आपातकाल भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 300 अगर 60 की बात करते हैं तो 360 किससे संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए सुटेबल बॉय, ये किसकी पुस्तक का नाम है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है ए सुटेबल बॉय। ठीक है, देखिए, तो 356 और 365 में बस इतना सा अंतर है कि 356 में जब आप संवैधानिक के अनुसार आपका अपना शासन नहीं चलता तो 356 लगाते हैं, और जब केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना जाता है तो आर्टिकल 365 का यूज जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समान ही 356 365। 365 का अर्थ है कि अगर आप नहीं मानते हैं केंद्र सरकार की बात तो जो है उस पर एक्शन लेता है राष्ट्रपति। ठीक है, इससे संबंधित आपका आर्टिकल 365 है और 365 आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। ठीक है, एक बार आप अगर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको इसका सुटेबल आंसर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं ए सुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है। तो याद रखना, ए सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है। ठीक है ना, देखिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम सेठ की बात करें तो विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं। उन्हें उनके उपन्यास द गोल्डन गेट 1986 और ए सुटेबल बॉय 1993 के लिए जाना जाता है। तो दो इनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास याद रखना, एक तो है द गोल्डन गेट और दूसरा है ए सुटेबल बॉय। ये दोनों को आपको याद रखना है, विक्रम सेठ के हैं। आज ए सुटेबल बॉय पूछ लिया है, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में द गोल्डन गेट आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, और चेतन भगत के उपन्यास एक बार देख करके जाना, क्योंकि उपन्यास वगैरह आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। देखिए, कौटिल्य जो है वो किसका मंत्री था, यह आपसे पूछा गया है। तो कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहते हैं। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था वो कौटिल्य था। ठीक है, और कौटिल्य को ही आप जो है चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तो कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक, मौर्य साम्राज्य 326 से 200 ईसा पूर्व, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है जिनका टाइमिंग थी 326 से 301 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे कौन? कौटिल्य, या फिर जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं। अर्थशास्त्र नामक किताब जो है इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग पूछा गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था। सही आंसर हो जाएगा 2012-13 में शुरू हुई थी और 2016-17 तक यह चली थी। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 भी कह सकते हैं। 2012 में शुरू होकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। देखिए कुछ जानकारी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों की अवधि यानी कि 2012-13 से 16-17 तक के लिए 8% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। ये विकास दर बहुत बार पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो याद रखना 8% का विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको भी कोई भी प्रश्न अभी याद आ रहा हो तो आपको उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आज एग्जाम देकर के आए हैं और कल किसका एग्जाम है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क आपसे पूछा गया था। तो एल्यूमिनियम का अयस्क बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। देखिए, तो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क आपका बॉक्साइड है। यह मुख्य रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर के बनता है। ठीक है, बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ एल्यूमिनियम यानी कि Al2O3 बच जाता है। तो याद रखना, एल्यूमिनियम को शुद्ध करने के लिए बेयर प्रक्रम का यूज किया जाता है। शुरू में ये प्रक्रम वगैरह बहुत ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कैल्शियम का अयस्क पूछा गया है। तो कैल्शियम का अयस्क आपका कैल्साइट होता है। कैल्शियम के और कौन कौन से अयस्क हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, कैल्साइट, फ्लोस्पार और डोलोमाइट, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके कैल्शियम के अयस्क होते हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया गया। देखिए, तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार का उद्घाटन किया, जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया। यानी कि आपसे अप्रैल की भी करंट अफेयर पूछ रहे हैं, और वो अप्रैल की करंट अफेयर लास्ट अप्रैल तक की करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसा कि आप चाहते हैं। जनवरी फरवरी का अपलोड कर चुके हैं, मार्च का अपलोड कर चुके हैं, अभी अप्रैल का नहीं किया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम अप्रैल का भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, बाकी देखिए, राष्ट्रपति की बात की गई तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इससे सिंपल प्रश्न और कोई नहीं होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोपहर सुबह वाली शिफ्ट में आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जुड़वा शहर के नाम से किन 2 शहरों को जाना जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है। देखिए, हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है।
हैदराबाद को मोतियों का शहर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, सिकंदराबाद तेलंगाना राज्य में है, हैदराबाद से सटा हुआ है, इसलिए इन दोनों को जो है जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, अन्य जुड़वा शहर देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो देखिए हुबली और धारवाड़ ये दोनों कर्नाटक में, इनको भी जुड़वा शहर कहा जाता है। कोच्चि एर्नाकुलम ये दोनों केरल में हैं, इनको भी कहा जाता है। दुर्ग और भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है, इनको भी जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की रचना पूछी गई है, सुबह बिहारी जी की रचना पूछी थी। प्रेमचंद जी की रचना कौन सी है? तो सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद जी की रचना है। चलिए प्रेमचंद जी की पूरी रचनाएं आपको बता देते हैं। तो देखिए कौन कौन सी रचना है जो आगे भी पूछी जा सकती हैं, पटवारी में भी बहुत ज़्यादा ये रचनाएं वगैरह पूछी गई थी। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि ये सारी जो है वो आपके मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, उपन्यास की बात कर लेते हैं तो कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये 300 से अधिक जो है इन्होंने कहानियां लिखी थी। तो कहानियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं और उपन्यास भी पूछा जा सकता है। उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को ही उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो ये जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदी में आज आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले पारितोष का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। एक प्रश्न आपका कारक से आया था, इसमें जो है संधि के बहुत ज्यादा प्रश्न आए हैं। 3 से 4 प्रश्न बताए जा रहे हैं कि संधि के पूछे गए हैं, जिसमें एक प्रश्न आपका गुण स्वर संधि से भी पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे और क्या क्या पूछा गया है। तो 2 प्रश्न आपके क्रिया से पूछे हैं, वर्णमाला से 1 प्रश्न डेली आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। 2 प्रश्न पर्यायवाची हैं, मुहावरे से 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका विलोम से पूछा गया, विलोम हमने आपको बता दिया है। वाक्यों को क्रम में संयोजित करने के लिए पूछा गया है, और प्रत्यय से भी आपका 1 प्रश्न पूछा गया है। हिंदी काफी सरल थी, हिंदी अगर आप चाहेंगे थोड़ा बहुत पढ़कर के जाएंगे तो 20 में से 17-18 नंबर आप आराम से लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इंग्लिश में आपके ईडियम्स से 2 प्रश्न आपके इंग्लिश में पूछे गए हैं, एंटोनिम से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सिनोनिम से 2 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर पीक्यूआरएस के प्रश्न बढ़ गए हैं। पीक्यूआरएस के 3 से 4 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। सुबह वाली शिफ्ट में 2 ही प्रश्न पीक्यूआरएस के पूछे गए थे। सुबह वाली शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस हमने करवा दिया है, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं, 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न पूछे गए हैं, और 3 प्रश्न आपके एरर फाइंडिंग के भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं? तो देखिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न डेली पूछा जा रहा है, एवरेज से 2 प्रश्न है, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आपके पूछे गए जिनमें कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा रही है, एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न पूछा गया है, बॉड मास से इस शिफ्ट में प्रश्न पूछेंगे, लगभग 3 प्रश्न बॉड मास से पूछे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में बॉड मास से प्रश्न नहीं था। परसेंटेज के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं इस शिफ्ट में। इसके अलावा 3 प्रश्न आपके ट्रेन के, इसमें 1 ही प्रश्न था, 1 प्रश्न आपका ट्रेन था, और यहाँ पर 1 प्रश्न आपका बोट एंड स्टीम से भी पूछ लिया गया था, यानी ट्रेन और बोट दोनों एक साथ पूछी गई। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, सीआई से 1 प्रश्न, और जियोमेट्री का भी 1 प्रश्न आपका एडवांस का देखने को मिला है। यानी एडवांस से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न ही एडवांस से आ रहे हैं। तो एडवांस को लेकर के ज्यादा परेशान आपको नहीं होना है। बाकी बता दें आपको, पीक्यूआरएस, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इन तीनों के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, आप सर्च करके उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ में अब तक जीके जीएस और साइंस में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, लगभग 79 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। जो हमने एक वीडियो कंपाइल किया है वो वीडियो आपको देख करके जाना है, आप सर्च करना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी। वहां से लगभग 79 प्रश्न अब तक रिपीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो आपको देख करके जाना है। वैसे इस वीडियो के अंत में हम वो वीडियो यहाँ पर टैग कर देंगे, तो आप इस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। सुबह अच्छे स्कोर देखने को मिले थे, लेकिन इस शिफ्ट में बहुत कम स्कोर देखने को मिला है। टॉप स्कोरर यहाँ पर 68 है, फिर 66 है, 64, 63 और 62, ये टॉप 5 स्कोर यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं टेलीग्राम चैनल। तो देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लेना। 24 घंटे बाद आपको इस वीडियो की PDF यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा वही इसको ज्वाइन कर सकता है। केवल सक्सेस जंक्शन के यूट्यूब चैनल के मेंबर के लिए ही ये चैनल है स्टडी मटेरियल वाला। तो यहाँ पर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद में टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर बहुत सारी किताबें डली हुई हैं, जैसे किरण की बहुत सारी किताब आपको मिल जाएगी, RS अग्रवाल की बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्रह्मास्त्र जो आपका फॉर्मूला बुक है आदित्य रंजन सर की, वो मिल जाएगी। इंग्लिश की किताबें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी। ठीक है, और SSC सीजीएल रैंक 1 जो लेकर के आया है उसके नोट्स हमको मिल गए, तो वो नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए, जैसे कि आपका बायोलॉजी के और आपके साइंस, बायोलॉजी, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके नोट्स जो है सीजीएल रैंक 1 के हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करना, और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको जो है ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर
नंबर पर जरूर भेजना भाई, ठीक है, 7052547003। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना कि सबसे अच्छा सबसे सटीक एनालिसिस सबसे पहले आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही आपको बताया जाता है, ठीक है। राजेश भाटी जी राजगढ़ को एक बार फिर से धन्यवाद, इन्होंने काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास में भेजे हैं। शाम वाली शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ जो जिनने सुबह हमारे पास से प्रश्न भेजे थे उनका शाम की शिफ्ट में भी एग्जाम है, तो उन्होंने ये भी कहा कि शाम वाली शिफ्ट के भी प्रश्न सर हम आपके पास में भेज देंगे। तो सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न आज शाम वाली शिफ्ट के भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में ग्रुप 4 का एग्जाम आने वाला है, तो ग्रुप 4 के एग्जाम की भी एनालिसिस हम करवाएंगे। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड 5000 वैकेंसी जो आने वाली उसकी भी एग्जाम एनालिसिस कराएंगे। एमपी पुलिस, एमपी एसआई सबका एग्जाम एनालिसिस आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम को लगभग 8 बजे के समथिंग, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।